अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश में 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। जितने भी बैंक हैं, तकरीबन सारे ही बैंक फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। कई सारी ब्रोकिंग फर्म है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल वे में और एक हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एक ही कस्टमर को एक से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर अप्रोच करते हैं, जिसके वजह से एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर बिजनेस लेकर चला जाता है और बाकी के फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो बिना बिजनेस के रह जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर कई बार बार ऐसा होने से वो इस बिजनेस को छोड़कर भी चले जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, मेरा अपना पर्सनल किस्सा बताता हूं। कई साल मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम किया है। कुछ साल पहले की बात है कि मैं एक कस्टमर को करीबन 7-8 महीने से अप्रोच कर रहा था। मैंने उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, उसकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की डिटेल ली थी और उसकी जरूरत के हिसाब से मैं उसे एक इंश्योरेंस प्लान देना चाहता था जिसका प्रीमियम करीबन 80,000 रुपए साल का आता था। मेरी आखिरी मुलाकात मुझे याद है उससे जब मैं उसके सामने बैठा था और उसने मेरे सामने एक पॉलिसी रखी। उस पॉलिसी को खोलकर जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि उसने उस पॉलिसी का प्रीमियम 10 लाख रुपए भर दिया था। उस पॉलिसी को देखने के बाद मैंने उससे पूछा कि सर, ये पॉलिसी आपने कब और किससे ली? तो उसका जवाब ये था कि उसने वो पॉलिसी एक बैंक से ली है और 10-12 दिन पहले उसने इस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया था। फिर मैंने उससे पूछा कि सर, आपने ये पॉलिसी क्यों ली जब मैं आपके साथ में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल कर रहा हूं और पिछले 7-8 महीने से मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं? तो उन्होंने जवाब दिया, दरअसल हमारा बैंक जो है वो हमें एक बड़े लोन के लिए बड़ा लोन हमें ऑफर कर रहा है और उसकी शर्त यह है कि हमें यह पॉलिसी उनसे लेनी थी और अब हमें वो लोन मिल जाएगा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस कस्टमर को खो दिया है। कंपटीशन के चलते मैंने उस कस्टमर को खो दिया। ऐसे ही कई इंसिडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ इस कंपटीशन के चलते होते हैं। इसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोफेशनल्स हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हमारे साथ में मिस्टर प्रदीप नालावड़े हैं। प्रदीप जी अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को पूना से ऑपरेट करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर केतन झवेरी हैं। केतन जी अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को सूरत से ऑपरेट करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर सतीश जवर है। हमारे साथ में राधिका चंद्रन है जो कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को मुंबई से ऑपरेट करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ में ऋषिका पोद्दार हैं जो कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को कलकत्ता से ऑपरेट करती हैं। ऋषिका जी का रोल आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा अलग है। ऋषिका जी जो भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जो भी हमारी डिस्कशन होगी, उस सारी ही डिस्कशन को ऑब्जर्व करेंगी और इस प्रोग्राम के अंत में इस डिस्कशन का, इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष को हमारे साथ में, हमारे सामने रखेंगी और हमारे इस प्रोग्राम को समझने में हमारी हेल्प करेंगी। मैं आप सभी लोगों का चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं हमारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूं कि जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके मन में इस मुद्दे को कर दें, अच्छा सवाल होगा, उसी सवाल को हम उठाएंगे और हमारे स्पीकर से उनका जवाब लेंगे। आप ये भी लिखिए कि वो सवाल का जवाब आप किस स्पीकर से लेना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आना चाहूंगा हमारे स्पीकर्स के पास। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप नालावड़े जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत देश में 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। सारे ही बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये सर्विसेज देते हैं। तो ऐसे में जो कंपटीशन का माहौल बनता है
इस कंपटीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हेल्दी है या फिर अनहेल्दी कंपटीशन है? क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? रंजीत जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वेलकम। देखिए, भारत एक देश ऐसा है कि 135 करोड़ की आबादी है, और यहाँ पर आज भी अगर देखेंगे तो इंश्योरेंस का या जिनको फाइनेंशियल मार्केट का अवेयरनेस है, ऐसी आबादी 4 या 5% से ज्यादा नहीं है। और रही बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स की या इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, LIC के करीबन 12 लाख एडवाइजर्स है और प्राइवेट कंपनीज के है करीबन 10 लाख। फिर भी ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये बहुत ही एडवर्स है। जितने एडवाइजर हमको चाहिए उतने एडवाइजर है ही नहीं, और उसके ऊपर जो प्रोफेशनल एडवाइजर है उनकी संख्या तो बहुत ही कम है। आज भी मैं मार्केट में जाता हूँ नए कस्टमर के पास, तो 10 में से 8 कस्टमर ऐसे मिलते हैं कि उनको दे आर नॉट हैप्पी विद देयर एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स, और उनके एडवाइजर उनको सर्विस नहीं देते। तो मार्केट काफी बड़ा है, जिसकी काम करने की इच्छा है उसके लिए। आज तक मुझे कभी मेरे कस्टमर की कमी महसूस नहीं हुई। हालांकि हर कोई इंश्योरेंस बेचना चाहता है, बैंक इंश्योरेंस बेचता है, वो पेटीएम वाला इंश्योरेंस बेचता है, हमारे जैसे तो लोग ही है, बट देर इज एवरी एजेंसी हु लाइक टू सेल इंश्योरेंस। फिर भी कस्टमर की जाए तो एक इंडिविजुअल या इवन कारपोरेट इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है? 500, 1000, 2000, 2500, उससे ज्यादा वो। प्रदीप जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में। प्रदीप जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, लेकिन मैं ये समझ पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऋषिका जी, आप ये नोट करना, उन्होंने हमें ये बताया, प्रदीप जी ने हमें ये बताया कि 10 लाख से ज्यादा एडवाइजर हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं। प्रोफेशनल इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बहुत कमी है। कस्टमर्स जो है, कस्टमर्स कंपेयर टू फाइनेंशियल एडवाइजर। प्रदीप जी, आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। मैं बोल रहा था, तो प्रदीप जी ने ये बताया, जो मैंने आपकी बातों से समझा, कि फाइनेंशियल एडवाइजर के सामने जो कस्टमर्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा है, और इसके चलते जो है फाइनेंशियल एडवाइजर अगर थोड़ा आगे बढ़ के उन लोगों तक पहुंचे जहां तक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कंपटीशन जो है वो हम थोड़ा कम महसूस करेंगे। ये मुझे आपकी बातों से समझ में आया। लेकिन सतीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस भी दायरे में हम काम कर रहे हैं, वहां पर हम एक ऐसी कंपटीशन फील करते हैं जहां पर जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है हमारे सामने, उसका नॉलेज कई बार हमारे से ज्यादा होता है, उसका एक्सपीरियंस कई बार हमारे से ज्यादा होता है, वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता है, जिसके चलते वो बिजनेस जो है हमारे हाथ से चला जाता है। कस्टमर जो है अच्छे एडवाइजर को देखकर, उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज को देखकर उसके पास में चला जाता है। तो इस तरह का जो कंपटीशन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कंपटीशन तो रहेगा, क्योंकि जिस पद्धति का प्राइवेट इंश्योरेंस का एजेंसियों का काम है, एजेंट्स लोगों का काम है, उनका बात करने का ढंग, इंप्रेशन अलग रहता है। लेकिन हमारे सारे इंश्योरेंस बिकते हैं, रिश्तों पे बिकते हैं। हम रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस बेचते हैं। उसके अदर काम को इतनी बार आते हैं हम कि उसको हम जब कोई सब्जेक्ट लेके जाते हैं, उस टाइम के ऊपर कोई ऐसी बात वो ना करने के लिए उसको कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। जैसा हर कोई व्यक्ति, एक्चुअली इंश्योरेंस बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। तुम कोई भी चीज किसी को दोगे और रिलेशनशिप के अगर आधार के ऊपर दोगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहेगा पार्टी और एजेंट के बीच में। अदर देन पॉलिसी, उसको वो जब भी कोई जरूरत पड़ती है कि कोई एक आदमी, एक दोस्त, एक यार, एक एडवाइजर तो फर्स्ट भूमिका है। उसके साथ साथ वैल्यू एडेड जो भी कुछ मैं दूंगा, उस रिलेशनशिप के साथ अगर रहूंगा, तो वो बात कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होएगी, कोई भी एजेंट के ऊपर। हमको तो ये बात कभी भी फेस करने का काम नहीं पड़ता है, और मेरे दोस्तों को भी हमेशा मैं स्पीच में बोलता ही हूँ
जहां पे भी जाता हूँ बोलता हूँ कि अपने क्लाइंट के साथ में हमेशा ऐसा रिश्ता रखो कि वो आपको कभी छोड़ ही ना पाए। परफेक्ट। तो सतीश जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपकी बात को मैं लेके चलता हूं केतन जी के पास। केतन जी, जैसा कि सतीश जी ने बताया कि इंश्योरेंस का बिजनेस जो है या फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस जो है ये रिलेशनशिप पर चलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक अच्छे नॉलेज के साथ में काम कर रहा हूँ, अच्छे टैलेंट के साथ में काम कर रहा हूँ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में काम कर रहा हूँ, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके मैं काम कर रहा हूँ, और जिस कस्टमर के पास में मैं गया हूं वो कस्टमर मेरे से बिजनेस ना करके किसी ऐसे इंसान से बिजनेस कर लेता है जिसके साथ में उसका लेवल उतना ज्यादा नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, उसका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस उसके पास चला जाता है। ऐसे में मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज कुछ काम नहीं कर पाता। ऐसे कंपटीशन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपकी बात सर सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन ये हर एजेंट या हर एडवाइजर के साथ ये चीज लागू नहीं पड़ती है। आज मैं ये इंडस्ट्री में लास्ट 28 साल से हूँ और ये आई एम द सेकंड जनरेशन, और लास्ट 55 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं, और मुझे या मेरे फादर को आज तक कभी भी कस्टमर की कमी नहीं रही है, और आज तीसरी पीढ़ी के कस्टमर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यही चीज बताती है कि अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं, प्रॉपर नॉलेज देते हैं, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आज कई बार क्या होता है, आज इंश्योरेंस एडवाइजर है, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं या आप कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही काम करते हैं, तो वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स आता है। आज हम हमारे कस्टमर्स के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, जनरल इंश्योरेंस करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, कार इंश्योरेंस करते हैं, फैक्ट्री इंश्योरेंस करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको वन पॉइंट सॉल्यूशन, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। आज के जमाने में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पूरा फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट में क्या सूटेबल है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 साल के बाद पैसा चाहिए तो वी हैव टू सजेस्ट के भाई उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। अगर उसको 15-20 साल के ऊपर जाना है तो लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है। अगर उसको सिर्फ रिस्क कवर लेना है तो टर्म प्लान अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह से आप उसको सलाह देंगे और किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये तो है कि भाई टर्म प्लान लेना है, लेकिन टर्म प्लान किसका बेस्ट है? अगर यूलिप लेना है तो यूलिप किसका बेस्ट है? कन्वेंशनल प्लान लेना, कन्वेंशनल प्लान एलआईसी में बहुत सारे हैं, प्राइवेट कौन सा प्लान इंडस्ट्री में बेस्ट है जो उसकी नीड को फुलफिल कर सकता है? अगर आप इस प्रकार से अगर कस्टमर को सलाह देते हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि कोई कस्टमर ना बैंक के पास जाएगा, ना किसी इंश्योरेंस ब्रोकर के पास जाएगा, और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन आज वही कस्टमर ऑनलाइन जा रहे हैं। आज यंग जनरेशन की बात करोगे, उसके पास कोई एडवाइजर पहुंचता नहीं है। अगर आप उनको अच्छी सर्विस देते हैं तो वो ऑनलाइन क्यों जाएगा? आज पर्सनलाइज सर्विस हम लोग देते हैं तो कस्टमर तो खुश है, क्योंकि जब आमने सामने बैठ के अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कन्विंस होता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आज टेलीफोनिक या ऑनलाइन इतना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि गुड सर्विसेज दो, यू विल गेट द बिजनेस। केतन जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंपटीशन। मैं ऐसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर एक, आपने जैसा बताया कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच का इंसान है और सामने जो उसका कॉम्पिटिटर है शिप के बेस पे बिजनेस लेके जा रहा है। ऐसी कंपटीशन के बारे में आप क्या, राधिका जी मैं आपके पास आऊंगा, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? सर नॉर्मली आज के डेट में कंपटीशन हर एक जगह पे है, मगर आप जैसे बोल रहे हैं कि रिलेशन के ऊपर अगर कोई बिजनेस लेके जा रहा है तो नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा हो गया है कि लोगों मेरे क्लाइंट को कितने टाइम अलग लोगों ने अप्रोच किया हुआ है, मगर वो रिलेशन की वजह से मेरे पास से भी इंश्योरेंस ले रहे हैं कि एक है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे आप सर अगर आप बिल्ड करते हैं और अगर आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो बट नेचुरल है कि क्लाइंट आपके पास ही आएगा करके। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है लेकिन आपके पास में उतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है और आपकी सर्विसेज भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? प्रदीप जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। मैंने ये पूछा कि हमारा कंपटीशन जो है एक नॉलेजेबल इंसान का, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हुए इंसान का
एक ऐसे इंसान से है जिसने कि कस्टमर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई है। मे बी वो उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है या उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्तेदार हो सकता है, उससे अच्छी रिलेशनशिप है। ऐसे में चलते ये कंपटीशन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसका कोई तोड़ है? सर, हर एक कस्टमर या हर एक जो व्यवहार है ना, वो अलग अलग मैटर करता है। जो कस्टमर हमारे जैसे प्रोफेशनल एडवाइजर की अहमियत समझता है, वो इमीडिएटली डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन रिलेटिव एंड प्रोफेशनल टाइगर्स। लेकिन जिसको उस बात की समझ नहीं है या उसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है, वो धोखा खा जाता है और उसको फिर सालों लगते हैं कि कोई 5 साल में समझेगा, कोई 10 साल में समझेगा, कोई जिंदगी भर नहीं समझेगा। मेरे ऐसे कई क्लाइंट है कि उनका मेरा कोई रिलेशन नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप या कोई खून का रिश्ता, लेकिन मेरे अप्रोच के बाद या मेरे साथ इंटरेक्शन के बाद वो मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं कि दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स। और मैं अगर समझो मुझे कंपटीशन फेस होती है उनके वहां पे या उनके यहाँ पे कोई दूसरा बंदा अप्रोच करता है, तो दे क्लियरली टेल अस कि XYZ इज माय एडवाइजर एंड वी आर हैप्पी विद हिम। और अगर समझो आपको कुछ चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट हिम। बल्कि मैंने तो कई लोगों को ऐसे बोला है कि बहुत सारे रिश्तेदार या नेबर या फ्रेंड पैदा हो जाते हैं कि नया नया काम शुरू किया है, वो चालू रखने के लिए कुछ पॉलिसी चाहिए या जो भी कुछ प्रोडक्ट उनको बेचना है। मैंने मेरे कस्टमर लोगों को ये बोल के रखा है कि ये सब चीजें होने वाली है और आपको भी रिलेशन मेंटेन करना है लोगों के साथ, तो बेटर यू टॉक टू मी बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट, क्योंकि कल को मुझे सर्विस देनी है उसके लिए। तो ऐसा ना हो कि बाद में वो प्रोडक्ट आपके लिए गलत निकले या उसका सही रिटर्न ना मिले, क्योंकि 2-4 साल के बाद वो कस्टमर भूल जाता है या मेरे से खरीदा है या और किसी से खरीदा है और उसको उससे कुछ लेन देन भी नहीं है, बिकॉज मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें अगर आप आपके जहन में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा या दूसरे किसी के साथ काम करने में तकलीफ होगी या प्रॉब्लम होगा। परफेक्ट। सतीश जी, आप इसका कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं? तो बताया सर मैंने कि मैं जिस शहर में हूँ या और किसी भी व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप उससे अगर अच्छी है, पार्टी के साथ उसका प्रेम बना हुआ है, उसको और भी कोई कामों में अदर देन इंश्योरेंस और भी कुछ उसको जरूरत पड़ती है, उस टाइम अगर तुम काम को आते हो तो तुमको कोई बिजनेस, कोई कंपटीशन, कोई अलग दोस्त, कस्टमर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम तो सिर्फ 2 ही महीने काम करते हैं, 12 महीने में से सिर्फ 2 महीने काम करता हूँ मैं। तो भी हमारा जो जनरेशन है इंश्योरेंस का, टॉप ऑफ टेबल का, कॉर्पोरेट क्लब का, एकदम हंसते खेलते करते हैं हम। इसका रीजन ये है कि हम रिश्ते ऐसे बनाते हैं कि उसको, पार्टी को हम जाने के बाद ना ना वो नो नो बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं और उसको जब जरूरत पड़ती है तो सारी सर्विसेज देते हैं हम आया स्टाफ, फुल स्टाफ से। हर किसी ने ऐसा ही करना चाहिए ताकि तुम, क्योंकि आप देखो बंबई वाले लोगों के लिए हर कोई छोटी छोटी बात के ऊपर रिलेशनशिप जोड़ना और ये करना इतना आसान नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है जहाँ पे छोटे, मतलब जहाँ पे 5 लाख से कम की आबादी है, वहां पे पॉसिबल है। अपने आप को खुद उठाना पड़ता है क्लाइंट के सामने। कोई भी क्लाइंट को लगना चाहिए कि ये दिस इज द पर्सन कि जिसके हाथ में मैं एकदम सेफ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं, दिस इज माय 3rd जनरेशन। मेरे पिताजी ने 1968 से चालू किए वाला काम है, अभी उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरा बच्चा करेगा। परफेक्ट। तो सतीश जी, आपकी बातों से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, ऋषिका जी आप जरा इस बात को नोट करना कि रिलेशनशिप के सामने जो तोड़ है वो एक इंसान की इमेज का है, एक इंसान की वैल्यू का है। अगर मैं अपनी इमेज को, अपनी वैल्यू को मार्केट में इतना बड़ा बना लेता हूँ कि सामने वाला जो है किसी के अपने रिलेशनशिप को साइड में करके वो एक अच्छी इमेज के साथ में जो उसका ज्यादा फायदा करा के दे सकता है, ऐसे इंसान के साथ में जाने की के बारे में सोच सकता है। तो अपनी इमेज को बढ़ाना, अपनी वैल्यू को बढ़ाना, ये मुझे समझ में आया कि ये जो है वो रिलेशनशिप का तोड़ हो सकता है। केतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा
और आपसे जानना चाहूंगा कि मार्केट में एक कंपटीशन होता है रिबेट का, जहां पर मैं बहुत एथिकली काम करता हूं, मेरे मन में ऐसा है कि मुझे किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है क्योंकि वो मेरे हक का पैसा है, लेकिन मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कस्टमर को रिबेट दे देता है और कस्टमर की ये चाहत है, कस्टमर सामने से रिबेट मांग रहा है। ऐसे कंपटीशन के साथ में हम कैसे तोड़ बना सकते हैं, उसका कोई रास्ता बताएंगे आप? सर ये एकदम सबसे बड़ा आज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज रिबेटिंग का, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो अनप्रोफेशनल और जो पार्ट टाइमर्स हैं वो लोग रिबेट देके अपना बिजनेस करते हैं और वो शॉर्ट जिसको बोलते हैं शॉर्ट रास्ता कौन सा है वो ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप एक उनको बात करते हैं कि आप अगर कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अगर कोई भी एक बाईपास सर्जरी करवाते हो, एक बॉम्बे में आप रमाकांत पांडा से करवाते हैं, तो एक वो बाईपास सर्जरी का खर्चा मिनिमम 5 लाख रुपया लेता है, 5 से लेके 15 लाख रुपया भी लेता है। और वही चीज आप एक सूरत के अंदर एक लोकल डॉक्टर से करवाते हैं तो वो शायद 1.5 लाख रुपए में भी बाईपास सर्जरी करवाता है। तो फिर आप क्यों बॉम्बे रमाकांत पांडा के पास जाते हो? क्यों? क्योंकि हिज एक्सपर्टाइज इन बाईपास। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, आज तक एक भी उनका केस फैटल नहीं गया है। तो अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपको ऐसा कोई एक्सपर्ट आदमी चाहिए तो वो मैं हूं। आपको अगर कोई पार्ट टाइमर चाहिए जो आपको खाली प्रोडक्ट देके चला जाए, कैसा प्रोडक्ट है उसे मालूम नहीं है, उसका रिटर्न क्या है मालूम नहीं है, उससे लेना चाहो तो डेफिनेटली वो आपको रिबेट देके वो चीज दे सकता है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अपनी लाइफ का एक सिक्योरिटी के बारे में सोचिए कि आज अनफॉर्चुनेटली कल जाके आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को ये लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कौन दिलवाएगा? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है टाइम टाइम पे उस म्यूचुअल फंड में, अगर कोई गलती म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कोई फंड बराबर नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसको अगर स्विच करना है तो वो सलाह अगर आपका एडवाइजर प्रॉपर नहीं देता है, आपने किसी लेपागो एजेंट से ले लिया है और वो पैसा आपका पड़ा रहता है, उसका ग्रोथ भी नहीं होता है। तो वन टाइम पासबैक लेने से ऐसे एडवाइजर्स आपको शायद शॉर्ट टर्म की खुशी तो दे देगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म की खुशी चाहिए और आपका ओल्ड एज सिक्योर करना है, आपका फैमिली सिक्योर करना है, तो आपको एक प्रोफेशनल एजेंट को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोफेशनल एजेंट शायद आज आपको 2 पैसा कम देगा या नहीं देगा, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखेगा। तो दैट इज द थिंग हाउ वी सेल दिस प्रोडक्ट। चलिए, एक चीज तो समझ में आती है कि जब कंपटीशन ऐसे दो जन के बीच में है जहां पे एक प्रोफेशनल वे में काम करने वाला है और दूसरा जो है अनप्रोफेशनल वे में काम करने वाला है, ऐसे में तो प्रोफेशनल आदमी अपने आप को बता देगा कि भाई मैं प्रोफेशनल काम करता हूं इसलिए मैं चार्ज नहीं लेता। वो अनप्रोफेशनल लेता है, अनप्रोफेशनल है, पार्ट टाइम करता है, इसलिए वो आपको रिबेट दे रहा है। लेकिन अगर कंपटीशन ऐसा है कि सामने वाला भी प्रोफेशनल है और मैं भी प्रोफेशनल हूं, लेकिन सामने वाला जो है वो रिबेट देता है और मैं एथिकली रिबेट नहीं देता हूं, तो उसका ऐसी कंपटीशन का क्या तोड़ है? राधिका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जी नहीं सर। प्रदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, जो एडवाइजर प्रोफेशनली काम करता है ना, वो खुद होके रिबेट की कभी बात नहीं करेगा। रादर इसका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखने जाए ना, तो जो एडवाइजर प्रोफेशनली काम करता है उसके एक्सपेंसेस जो है, लाइक ही हैज टू मेंटेन हिज ऑफिस, स्टाफ है, उसको सैलरी देनी है, देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी क्रिएटेड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ही पहले तो ethically he will not talk about rebate even. Secondly, he will not be able to afford that rebate, whatever chunk he has to transfer to his client. And with all this background, if somebody is competing and difference is only rebate, in most of the cases there are chances that professional advisor जो है वो कारण के लिए वो बिजनेस छोड़ देगा। Okay. हम लोग पूना में काम करते हैं, यहाँ पे हार्डली 1 or 2% केसेस में ये बात आती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर इथिक्स, आवर प्रिंसिपल्स, जनरली फिर वो बात आगे बढ़ती नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस। अभी आप जो रिबेट की बात कर रहे हैं, शायद दूसरे कोई सिटी में या कोई मतलब कम पढ़े लिखे लोग हो, उनके बारे में ये प्रॉब्लम आ सकता है। बट इन पूना वी आर रेयरली फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। बल्कि यहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसा है कि इवन इफ वी ट्राई टू गिव समथिंग टू सम क्लाइंट, उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिखता है कि व्हाई दिस।
तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं आपको ये गिफ्ट क्यों दे रहा हूँ या क्या ओकेजन है. एंड if I am giving justified reply, then only he or she accepts it. This is our experience. ओके तो आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर इन केस मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर मेरे ऑपोजिट में भी एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है और कस्टमर को रिबेट देने की नौबत आती है, तो मुझे वो बिजनेस छोड़ देना चाहिए. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? छोड़ बिल्कुल देना चाहिए मुझे वो बिजनेस? हम तो छोड़ते हैं बिजनेस, क्योंकि क्या है, एक 2 साल के बाद या 4 साल के बाद या आफ्टर सर्टेन पीरियड वो कस्टमर को भी मालूम पड़ता है कि जिससे मैंने रिबेट लिया है उसके सर्विस की क्वालिटी क्या है या वो जो एडवाइस करता है उसकी क्वालिटी क्या है. बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मनी. उसका प्रोफेशन या जो नॉलेज इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता. एंड इट क्रिएट्स डिफरेंस इन द लॉन्ग जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे में हमें बिजनेस छोड़ देना चाहिए अगर ऐसा माहौल बनता है तो? डेफिनेटली देखो, अगर आपको एक फर्म तो रहना ही पड़ेगा, या तो मैं दूं या नहीं दूं. आप अगर बीच की बात करेंगे तो कभी नहीं होने वाला है इसके अंदर. और आप एक आदमी को अगर रिबेट देते हैं और दूसरे को नहीं देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी इमेज आपकी खराब करता है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मुझे पता चल ही जाता है कि किसी और को आपने रिबेट दिया है. तो यू हैव टू बी वेरी फर्म. आपको रिलेशन, जैसे झावर जी ने बताया कि रिलेशनशिप हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत रखता है. अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आप प्रोफेशनल हो, आपकी अच्छी सर्विस है, तो रिबेट आपको कहीं भी नहीं नड़ेगा. और कभी वंस इन अ वाइल, अगर जैसे नालावड़े जी ने बोला कि अगर कोई नहीं समझता इस बात को, देन वी हैव टू लीव दैट बिजनेस. वही एक रास्ता बचता है आपके पास, क्योंकि अगर सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है सर. परफेक्ट. सो एट लास्ट मेरा एथिकली मैं अपने आप में, अपने दिल में जो है खुश रहता हूं कि मैंने इस बिजनेस को छोड़ा है, और एट द सेम टाइम मेरा प्रोफेशनलिज्म जो है बरकरार रहता है. राधिका जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है उसमें कभी ऐसा हुआ कि जहां पर आपको कंपटीशन फेस करना हो? ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगी आप? जी जरूर. सर कंपटीशन तो हमेशा, मतलब हम लोग इतने साल से बिजनेस में, मगर कंपटीशन तो रेगुलर चलते ही रहती है. अगर आपको मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे एक क्लाइंट है जिनके घर में उनका सगा भाई एजेंट है, मगर वहां पे उनको ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि पहले मेरे पास से कर रहे थे, बाद में भाई एजेंट हो गया. तो राधिका, अभी मैं क्या करूं, मेरा सगा भाई एजेंट है करके, तो क्या करना चाहिए? सर ये मैं बोला कॉल आपका है सर, आपको क्या करना है करके. तो बोले कि तुम कुछ बोलो कि मैंने क्या करना. बोला सर अभी उसने एजेंसी ली है, अभी वो कर रहा है, वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितने साल करेगा, ये आपको डिसाइड करना है करके. और मैं कंटिन्यूस ये बिजनेस में इतने साल से कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं. तो उन्होंने तो भी ये कॉल मेरे ऊपर ही छोड़ा कि आपको ही सजेशन करना है कि मैं क्या करूँ करके. अच्छा. तो फिर मैंने उनको बोला कि आप जो भी बिजनेस करना है 50-50% कर दीजिए. आप उनको, आपका घर का रिलेशन है, आप ब्रेक नहीं कर सकते तो आप उनको दे दीजिए सर्विसिंग. मगर उन्होंने मेरे पास से ये प्रॉमिस लिया है कि कोई भी पॉलिसी में किसके पास से भी करूँ तो सर्विसिंग तुम्हारे पास से ही आना चाहिए करके. अच्छा. और अभी वो रिलेशन में उनके भाई ने एजेंसी 2 साल के बाद छोड़ दी है, और अभी उन्होंने बोला कि राधिका अच्छा हो गया कि मैंने सजेशन दिया और ये कर रहा हूँ. तो वो एक कॉन्फिडेंसली मेरे को बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास से एडवाइस है और अभी तुमको ही मेरे को सर्विस देना है करके. तो ऐसे भी हो गया. सतीश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं. सतीश जी, आपके पास आना चाहूंगा. कैन यू हियर मी सतीश जी? हाँ गुरुजी. कैन यू हियर मी? सतीश जी, आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, हेलो, के हिसाब से आपको कभी... हाँ गुरुजी. आवाज किसका आ रहा है? चालू होता है नेट गेल तो माझं. किसके पीछे से आवाज आ रहा है? बाकी सब अनम्यूट कर लीजिए. मैं सतीश जी से सवाल पूछ रहा हूँ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू. हाँ सर, कर दिया. ओके सतीश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप इतने सालों से एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहे हैं. आपके साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां पर कि कंपटीशन के चलते आपके हाथ से बिजनेस चला गया हो? कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे आप? नहीं सर, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन जब भी कभी ऐसा कोई करीब आया है तो मैं ही हावी हुआ हूँ उन पर. हाँ जी. अच्छा, आप ही हावी हो गए? मैं ही हावी हुआ हूँ उनके ऊपर. तो वैसा मुझे कोई कभी... एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे? अजी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो?
जहाँ जी पे हाँ, अभी एक व्यक्ति का मैंने 5 करोड़ का पॉलिसी किया था, जिसका 26 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट था। अच्छा। वो, हाँ, वो व्यक्ति उसके लिए बहुत प्रेशर कर रहा था, उसको अदर उसके रिलेटिव्स, उसके क्या बोलते, उसका रियल भांजा था वो व्यक्ति का। मैं उसको ये बात के लिए, वो उसकी मदर आई, सिस्टर आई, सब आई। मैं उसको बोला, भैया ये आदमी की उम्र है 40 साल। हम्म। ये आदमी आज तक कितने बिजनेस बदला है। हम्म। मेरे पिताजी ने एक ही काम किया, एकलव्य के जैसा, और मैं भी एकलव्य के जैसा एक ही काम कर रहा हूँ। तेरे को अगले पॉलिसी 25 साल की है, 25 साल तक की सेवा देने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरा बच्चा भी एमडीआरटी एजेंट है, वो 18 साल का है। और रिलेशनशिप एक ऐसी बात है सर कि हम ना उसको ऊपर, मतलब वो बोलते ना, मेरे शहर में तो सर, मैं मेरे को ना बोलने को, मतलब बोल रहा हूँ ना, मैंने ऐसा कभी शिद्दत खाई नहीं है कि मैं जहां गया और किसी ने बीच में डिस्टर्ब किया और वो पॉलिसी मेरे हाथ से गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ ऋषिका सर। जी ये पॉइंट, यस और यस। एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं इसको। हाँ हाँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, कि हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम्म। कोई बहुत बढ़िया मॉल या ऐसी जगह रहेगी कि वहां पे जाने के बाद माहौल ही ऐसा रहता है कि आदमी चकाचौंध हो जाता है एकदम। वहां ओके। पे वो प्राइस निगोशिएशन करने के टाइम मतलब 100 बार सोचेगा, ये प्राइस टैग जो लगा है इससे कम में शायद ही बेचेगा ये। लेकिन अगर समझो वो बंदा कोई रोड साइड में या छोटे से रास्ते के साइड में जो शॉप है उसमें गया वो चीज खरीदने के लिए, तो वहाँ डेफिनेटली वो मोल भाव करेगा। और वो दुकानदार भी 10 बार ये चाहेगा कि ये किसी भी हालत में ये चीज ले ले। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपना बेंचमार्क इतने ऊपर सेट करो ना, कि जो कस्टमर हमारे सामने है उसका डेयरिंग ही नहीं होना चाहिए कि रिबेट के लिए बात करे। करेक्ट करेक्ट और मैंने एक्सपीरियंस की ये चीज। करेक्ट करेक्ट। तो ऋषिका जी आप ये दो पॉइंट को जरा नोट करना। प्रदीप जी ने जो बोला कि अपने क्वालिटी को बढ़ाना है, और क्वालिटी को बढ़ाने से जो है कंपटीशन खत्म होता है। और सतीश जी ने जो बोला कि जो डर का माहौल पैदा होता है, डर का माहौल यानी कि अगर मेरे हाथ से बिजनेस आप किसी और को दे देते हो तो आपको क्या नुकसान होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे बिजनेस जो है चेंज किए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये भी बिजनेस चेंज करे। तो एक डर का माहौल पैदा करना और एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कंपटीशन को खत्म करने का काम करती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप नोट कीजिएगा। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, केतन जी आपसे पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या माहौल बने, ऐसा क्या माहौल बने जो कि कंपटीशन को पूरी तरह से, जब कंपटीशन मेरे काम में कभी आए नहीं, ऐसा क्या माहौल बन सकता है। सर माहौल के लिए जैसे नालावड़े जी ने बोला कि आज आपकी ऑफिस है, वो एक ऐसी ऑफिस होनी चाहिए कि कस्टमर आके फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे लेके जाए कि ये एडवाइजर दुनिया से अलग है। जैसे आज हमारा ऑफिस है तो 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, आज 40 आदमी का स्टाफ है। आज हमसे कॉम्पीट कर सके ऐसा कोई एडवाइजर शहर में नहीं होना चाहिए। तो वो देख के ही वो अपना मुंह खोल ही नहीं सकता है कि भाई ये दूसरा एडवाइजर है, वो तो मुझे इतना रिबेट देता है कि वो मुझे कोई सस्ती चीज, वो देख के ही उसको लगेगा नहीं यार, इसका तो जो सेटअप है वो पूरा अलग है, आज उसके एक्सपेंसेस अलग है, वो एक ऐसी सर्विस जो मुझे दे पाएगा शायद वो दूसरा एडवाइजर कभी सोच भी नहीं सकता इस टाइप का सर्विस देने के लिए। तो लेकिन यू हैव टू बी डिफरेंट। नहीं, अगर आप दुनिया से अलग है तो आपको कोई कंपटीशन नहीं नड़ेगी आपको। और लेकिन आपका नॉलेज दूसरा कि यू शुड टेक रेगुलर ट्रेनिंग्स। आज हमारे लेवल के कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स हैं कि एमडीआईटी एजेंट, टीओटी एजेंट, आज कोई भी है, भरत पारेख भी है, तो इस पोजीशन में भी वो रेगुलर ट्रेनिंग लेता है। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, इफ आप प्रॉपरली नॉलेजेबल है, अच्छी सर्विस देते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बिजनेस करने से नहीं रोक सकती और कोई कंपटीशन आपको नहीं नड़ती। बिल्कुल सही। तो आपने क्या बोला, प्रॉपर सर्विस देते हैं, इस बात को मैंने पकड़ लिया। आपने मुझे बोला कि प्रॉपर नॉलेज है, इस बात को भी मैंने पकड़ लिया। लेकिन आपने जो बोला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वाव एटमॉस्फेयर जो है कस्टमर को आना चाहिए, लेकिन कोई नया फाइनेंशियल एडवाइजर है,
उसके लिए ये चीज लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इमीडिएटली इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाएगा, तो वो इस चीज को, इस यंत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसके पास में ये यंत्र नहीं होगा। नॉलेज में समझ गया, नॉलेज को बढ़ाना होगा, सर्विस को बढ़ाना होगा। तो क्या ये दो चीजें खाली जो है 100% कंपटीशन को खत्म करती है? राधिका जी, आप 100% तो डेफिनेटली नहीं करती है सर, 100% नहीं करेगी। फिर भी अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, तो डेफिनेटली थोड़ा आप दूसरे एडवाइजर को बीट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंसली डेफिनेटली एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो डेफिनेटली मैटर करता है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी टीम वर्क जो है वो डेफिनेटली मैटर करता है सर। परफेक्ट, परफेक्ट। काफी सारी चीजें आपने बताई जो कि डेफिनेटली कंपटीशन को खत्म करने में एक बड़ा योगदान अदा कर सकती है। राधिका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बात पे, कंपटीशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सर कंपटीशन के लिए वही है कि सर्विस बहुत जरूरी है, सर्विस देना चाहिए करके। मगर आप जैसे बोल रहे हैं कि नए एजेंट को ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, वो बात सच है सर। अभी इमीडिएटली नए के लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, मगर वो कोशिश अगर करते रह जाते हैं कि नहीं ये मेरे को करना है, ये लेवल से जाना है, तो वो जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए सर आज के डेट में ट्रेनिंग और ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी भी, आज 25 साल हो गए सर मेरे को भी ये लाइन में, मगर अभी भी हम लोग सबका ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम अभी भी सीख ही रहे हैं कि हम लोग अभी, जैसे आप बोल रहे थे VITV, आप खुद भी इतने चैनल्स, मतलब सब एक एक जन को जो बुला रहे, तो हम लोग अभी भी आपके सब इंटरव्यू हम लोग सुनते हैं और उसमें से हम लोग नॉलेज पाते हैं। तो जितने भी नए एडवाइजर से अगर उन्होंने भी ये सब सोचा कि नहीं हम लोग को ये सीखना है और ये लेवल पे जाना है, तो वो भी आगे कोई थोड़े साल के बाद वो भी ये अचीव कर पाएंगे जो अभी हम लोग अचीव कर रहे हैं। ऋषिका जी, एक और टूल मिला हमको, एक और टूल मिला। केतन जी ने अपने हमको काफी सारे टूल दिए, एक और टूल मिला राधिका जी के पास से कि कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश जो है ना, ये भी एक अच्छा टूल है, बहुत अच्छी चीज बताया। सतीश जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? कंपटीशन को खत्म करना है हमको। कंपटीशन को खत्म करने के ऐसा एक दिन में खत्म होने वाला है तो बात है ही नहीं, क्योंकि जो भी आदमी दुकानदारी मतलब बिजनेस लेके बैठा है वो कोशिश तो करेगा, लेकिन अपना अप्रोच, अपना उस पार्टी के साथ का रिलेशन, संबंध, उसके अदर देन इंश्योरेंस, मैं बार बार ये वर्ड वापर रहा हूँ कि अदर देन इंश्योरेंस, उसको और भी कोई चीज की जरूरत पड़े उस टाइम उसके साथ में रहना है। और सर कंपटीशन कौन सी चीज में नहीं है? ऐसा दुनिया का एक खाता बिजनेस बताओ, सोने का जो आदमी 500 करोड़ रुपए लगा के सोने की दुकान लगा के बैठा, उसको कंपटीशन है, TVZ को कंपटीशन है। तो ये काम में कंपटीशन नहीं रहने वाला ऐसा नहीं पकड़ सकते। कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन उसको और स्मूथ करने के लिए एक ही बात है, अच्छा सर्विस, रिलेशनशिप, और उसको जब भी जरूरत पड़े एडवाइजर बोल के आपने वैल्यू एडेड उसके साथ में रहना है। परफेक्ट। सतीश जी की बातों से एक चीज बार बार निकल के आती है कि रिलेशनशिप। तो ऋषिका जी, रिलेशनशिप ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, ये भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। प्रदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कोई नया टूल देना चाहेंगे और आपके हिसाब से? सर इसमें ऐसा है कि केतन जी ने ट्रेनिंग की बात की, सतीश ने रिलेशनशिप की बात की, राधिका ने कोशिश करने वाली बात की। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस एडवाइजर, सबसे पहले बात ये जरूरी है कि आई शुड ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई कस्टमर। पहली बात, मैं कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ या और कुछ चीजें और ऐसे कर रहा हूँ कि मैं दिन में 4 घंटा ही ये काम करता हूँ या 8 घंटा ही काम करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई कस्टमर, इफ नॉट मी, माई ऑफिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रदीप। दूसरी चीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, ये हमारे फील्ड में सबसे बड़ी 3 बातें हैं। ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, और हर कोई कस्टमर बंद आंखों से बिजनेस देता नहीं आपको। 100 में से 95 कस्टमर ऐसे रहेंगे, वो पहले आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन को जज करेंगे, फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और जितना पॉसिबल है या जितना आपको आप ग्रास कर सकते हैं या जितनी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, उतना ट्रेनिंग या एजुकेशन के लिए आपने अवेलेबल रहना चाहिए। ये सब चीजें अगर मन लगा कर करते हैं ना, आपको कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं। ये सब चीजें हम लोग सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 5 साल पहले जैसा मैं बिजनेस कर रहा था,
वैसे अगर आज करता हूँ तो मुझे कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं करेगा. I have to be always updated with knowledge, let it be financial, in the field of insurance और world level पे क्या चल रहा है. I have to be always guide for my customer, because customer, मेरा जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर के बारे में जो जानकारी मुझे है वो शायद उसके फैमिली मेंबर को भी नहीं रहेगी. तो आई हैव टू बी ऑलवेज अटेंटिव फॉर माय कस्टमर, और वो अगर मैं चीज करता हूँ ना तो मुझे कोई कंपटीशन फेस करनी नहीं पड़ेगी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ऋषिका जी, एक और चीज निकल के यहाँ पर आई प्रदीप जी की बातों को सुनकर कि मुझे फोकस्ड रहना है. फोकस्ड रहना जो है, जब कभी भी मेरा कस्टमर को मेरी जरूरत पड़ती है तो आई शुड बी अवेलेबल फॉर दैट. तो वो तभी होगा जब मैं फोकस्ड हूँ मेरे काम में. अगर मैं 4 चीजों को लेकर बैठा हूँ तो कई बार मैं इस चीज को मिस कर जाऊंगा. तो बहुत सारे अलग अलग हमें टूल मिले. ऋषिका जी, आपको कोई प्रश्न मिला है हमारे व्यूवर से? यस सर, एक प्रश्न है राहुल शाह जी का. ओके. वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म रिलेशनशिप विद योर अननोन क्लाइंट्स. इससे पूछना चाहते हैं सर, वो सबसे इस पे अपना व्यूज मांग रहे हैं. अच्छा, ठीक है. तो कैसे हमारा कोई अननोन क्लाइंट है, अब रिलेशनशिप बनाने से वो जो है मेरा उसके साथ में बिजनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इस पर कोई कुछ बोलना चाहेगा? एनीबॉडी वांट्स टू गिव आंसर? केतन जी, या प्लीज. सर, नया कस्टमर हमें कोई भी कांटेक्ट करता है तो या तो वो एक जिसको बोलो कि डायरेक्ट हमारे यहाँ वॉक इन कस्टमर है वो है, या एक ऐसा कस्टमर है कि किसी के रेफरेंस से आया है. तो देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स. अगर किसी के वो रेफरेंस से आया है तो उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस आदमी ने हमें रिफर किया है वो जनरली हमारा कस्टमर जब भी किसी को रिफर करता है तो वो एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करके वो हमारे पास उसे भेजता है, और वो बता भी देता है कि मैं इनके साथ 10 साल से जुड़ा हूँ, 20 साल से जुड़ा हूँ, या 1 पीढ़ी से जुड़ा हूँ, या 2 पीढ़ी से जुड़ा हूँ. तो वो एक हमारे साथ ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए तैयार रहता है, और हमें भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है. लेकिन एक वॉक इन कस्टमर कभी भी हमारे यहाँ आता है तो उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ता है. और जैसे अगर वो हमारे पास वॉक इन आया है तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो टीम वर्क है, हमारे पास ऑफिस में कितना स्टाफ है, और हमारा नॉलेज, जब हम उसको कोई चीज समझाते हैं और उसको बताते हैं कि वी आर, जैसे नानावड़ी जी ने बहुत अच्छी चीज बताई कि वी शुड बी अवेलेबल टू द कस्टमर 24/7 by 365. तो ये सब चीज उसे बताते हैं कि हमारा मोबाइल 24 घंटा चालू है, 365 दिन चालू है. आधी रात को आप कभी भी हमको फोन करके किसी भी काम के लिए, जैसे जावर जी ने बोला कि किसी भी काम के लिए, नॉट ओनली इंश्योरेंस और ओनली फाइनेंशियल एडवाइस, जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ हो आप हमें फोन कर सकते हैं. आप हमारे साथ बिजनेस करें या ना करें, हम आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है. अगर ये कॉन्फिडेंस आप उसके साथ अगर एक क्रिएट कर देते हो तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप उसके साथ बना सकते हो, और वो कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा. सतीश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कि ये कस्टमर मेरे पास में वॉक इन नहीं आया है, किसी ने मुझे इस कस्टमर का नंबर दिया है और अब मुझे इसको अप्रोच करना है और उसकी जगह पे जाके उसको कन्विंस करना है. ये एकदम ही अनजान आदमी है, वो मेरे पास नहीं आया है, मैं उसके पास में गया हूँ. अब ऐसे में जो है कि वो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देख पाता है. अब इस इंसान के साथ मैं कैसे रिलेशनशिप बना सकता हूँ? नहीं, हम जब जाते उस टाइम पर सर तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम्हारा बात करने का ढंग, तुम्हारा अप्रोच, ये बातें उस दिन तुम्हारे काम में आती, और तुम्हारे बात में से बात निकल जाती है कि तुम कौन से हाइट पर है. क्योंकि वो कस्टमर जो है 1 मिनट में समझ जाता है कि मैं कौन से बंदे के सामने बैठा हूँ. अब इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारी खुद की हाइट इतनी बड़ी रहनी चाहिए, आपका ऊंचापन इतना रहना चाहिए कि उसको समझ जावे पार्टी को कि मैं जिसके सामने बैठा हूं कि मैं एकदम सेफ हूं. क्योंकि उसके संदर्भ के जो व्यक्ति अपने से संपर्क में आया है वो व्यक्ति के आसपास के लोग, या वो जिस डिपार्टमेंट को सर्विस में जो बिजनेस करता है, वो उस कनेक्टेड उसको 2-4 नाम बोल दिए तो वो समझ जाता है कि भैया का पहचान अच्छे लेवल पर परभनी में जिस गांव में है उस गांव में है. परफेक्ट, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने सतीश जी. राधिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, ऑलवेज यही कि हम लोग अपडेट हमेशा रहना चाहिए. हम लोग जितना अपने आप को अपडेट रखते हैं और नॉलेज रखते हैं तो वो हिसाब से सामने वाले को
अपने ऊपर मतलब हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं ये परफेक्ट है मेरे लिए और ये जो भी हम लोग को एडवाइस दी गई है ये राइट है करके। तो ऑलवेज हमको अपनी हाइट ज्यादा रखनी चाहिए, जैसे सतीश जी ने ऐड किया है कि वो हिसाब से रहना चाहिए, वही है सर। परफेक्ट। तो राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। मुझे ये समझ में आता है कि जब कभी भी किसी अनजान आदमी से मुझे रिलेशनशिप बनानी है तो मुझे अपने आप को एक अच्छे ढंग से उसके सामने पेश करना है, अपने नॉलेज को उसके सामने रखना है, अपना कॉन्टैक्ट स्फीयर को उसके सामने रखना है, और ये सारी चीजें जब उसको दिखती हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा एक हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ बनता है। ये चीज मुझे समझ में आई। ऋषिका जी, और कोई प्रश्न है हमारे पास? ऋषिका जी, आर यू देयर? ऋषिका जी, आर यू देयर? ओके। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आज के इस इंटरव्यू से निकल के आई। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छे अच्छे औजार, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स जो है कंपटीशन को खत्म करने वाले निकल के आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो चीजें हमारे सामने रखी है इस कंपटीशन को दूर करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें एक 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 ताकत देती है अपने बिजनेस में टिके रहने की और अपने बिजनेस को लगातार करते रहने की। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चर्चा जरूरी है ये एपिसोड हर मंगलवार और शुक्रवार को आता है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आता है। इस बार हम आर वी कंपीटिंग इस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे स्पीकर्स का। अब आप लोग थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।